चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 14 लेकर आए हैं। 14 है, 14 ही है। सेट 1 से 13 तक आप लोगों के बीच गया होगा, उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग कुछ नहीं कीजिए, अपने मोबाइल का डाटा खोलिए, फिर यूट्यूब पे जाइए, लिखिए प्रतिभा फाउंडेशन और उसके प्ले लिस्ट में जाइए। आपको साइंस का 1 से 13 तक सेट, उसके बाद लाइट चैप्टर का भी 127 क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा जो हमने करवाया है आप लोगों को। आज हम लोग सेट नंबर 13 को करेंगे। एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सीखेंगे भी, कुछ ना कुछ अच्छा चीज सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, ये बात आप भी जानते हैं कि मैं क्वेश्चन कभी खराब लाता नहीं। उसका डिस्कशन बेहतरीन होगा यदि हम खुद आए हैं तो। आप भी समझ सकते हैं, बस नाम ही काफ़ी है, क्योंकि नामे के वजह से हम हैं नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 17 है। एक अपना पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। कॉपी कलम लेकर बैठिए और किसी चीज का सहारा ले रखिए आप। तो पहले कोशिश कीजिए कि विद्यार्थी जीवन का जो स्थिति है, स्टेटस है, उसमें आइए पहले। ये नहीं कि घर के बैठे हुए हैं, देख लेते हैं पूरा वीडियो। दीवार के सहारे बैठे हुए हैं, तकिया के सहारे लेटे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, आपका तकरीबन 30% 40% एनर्जी कम लगेगा आपका पढ़ाई पे। जैसे एक मान लीजिए कि कोई बल में है, आप सैनिक बल में है, आर्मी है, तो वर्दी रहता है ना, तो एक अलग जुनून होता है। उसी प्रकार से आप उस फॉर्म में बैठिए जिस फॉर्म में पढ़ना होता है। गेट बंद कर दो, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, टेबल पे अगर है तो टेबल पे बैठिए, यदि बेड पे है तो बेड पे बैठिए, यदि जमीन पे है तो जमीन पे बैठिए, लेकिन उस फॉर्म में बैठिए जिस फॉर्म में बैठ के परीक्षा देना होता है, पढ़ाई करना होता है, ताकि आपका एनर्जी पूरा उस पे, उसका फोकस उस पे रहे। और बाहरी किसी का फोन आए नहीं उठाइए, बाहरी किसी का कोई तरह की बात आता है, 1 घंटा के लिए उससे बातें नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। पहले सीख लीजिए, फिर पूरे 23 घंटा आप बतियाइए, जितना जहां बतियाना है, कोई दिक्कत नहीं हमको है। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न में से परिवर्तित होता है। तो साथ ही आप एक बात जानते हैं कि एफ बराबर होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। मार्कर लाए हो नया का? आपको पता है कि जो जी होता है एक कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी जगह पे नहीं बदलता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको सेट नंबर 9 में, बहुत अच्छा से इसका डिस्कशन है, तो समय नहीं ले। आप देख सकते हैं यहाँ की एफ जो है, एफ ये समानुपाती हो रहा है आर स्क्वायर के, लेकिन आर स्क्वायर तो नीचे है। इसका ए मतलब है कि ऊपर कोई एक होगा, एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर। बस यही सवाल यहां बोला था कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, तो ए होगा 1/r स्क्वायर के। यदि एक और स्थिति इसका देखा जाए तो एफ समानुपाती होगा m1 इंटू m2 को, m1 इंटू बढ़ जाएगा। देखिए आप लोग, सवाल नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेनरी डूनेट नाम का एक वैज्ञानिक था जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे।
ठीक ना? किसके? हेनरी ड्यूनेट, रेड क्रॉस के संस्थापक थे। तो हेनरी ड्यूनेट के शासनकाल में 8 मई 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। रेड क्रॉस स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। अब हम आपको साइंस के क्षेत्र में कुछ ऐसे दिवस बता दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। पूरा सीरियल से आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और तुम ध्यान देना तंगा से खास कर, ठीक ना? तो आप एक नया पेज ले लीजिए और यहां से लिखना चालू कीजिए। 1 दिसंबर 1 दिसंबर एड्स दिवस। उसके बाद आपको आएगा 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्को LOGY, ऑन्कोलॉजी, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है 4 फरवरी के बाद 21 मार्च 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस दिवस, या इसी को एक और वर्ड बोल सकते हैं आप, याक्षमा, या इसका एक और नाम है क्षय। ये तीनों दे सकता है, टीबी, याक्षमा या क्षय रोग दिवस मनता है। 2 अप्रैल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। साथियों, आप लोग पूरा लाइन से लिखिए इसको। यहां से एक सवाल डिट्टो ऊपर लिख लीजिए कि राजू सर बोले हैं हर हाल में पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बाप मर जाएगा। पूछेगा, आप विश्वास कीजिए ना हमसे, पूछता है। अरे बहुत परीक्षा दिए हम भी अपने जीवन में, तो एक खास अनुभव है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पर्यावरण से और स्वास्थ्य से 2 क्वेश्चन दिवस से रहता है 100%। मतलब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ठीक ना? तो आप विश्वास रखिए हम पे, नहीं पूछेगा तो कर मर जाएगा, पक्का मर जाएगा। तो हम शराब देते हैं उसको, ठीक ना? चलिए 6 हो गया, आप लोग नोट किए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए 6 के बाद आप लिखिएगा 7 से 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 25 जून विश्व वेटेरिको। अब आप सोचिएगा कि क्या है, ये पूछा हुआ सवाल है दरोगा जी के एग्जाम में, तो आप लोग भी याद कीजिए। आप देखे होंगे 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है,
उसमें केवल रिपीट क्वेश्चन हुआ है। जितना प्रीवियस में एग्जाम हुआ है, पीटी, मेंस, बीपीएससी, उसके बाद दरोगा, फायरमैन, बिहार से संबंधित मद्य निषेध, ये सारे क्वेश्चन को कट लाइन करके कॉपी एंड पेस्ट किया गया। एक भी क्वेश्चन नया नहीं आया, केवल करंट अफेयर्स छोड़ के। तो आप लोग हमेशा बड़ा क्वेश्चन कराइए, बड़ा क्वेश्चन कराइए, हवा बना दिए हैं। जब एग्जाम में हम बैठे तब हमको एहसास हुआ कि मेरा लेवल यहाँ था, अब पूछ यहाँ रहा है, फिर कहाँ से होगा। नहीं, इसलिए हम सोचे कि एकदम बीच वाला रखते हैं, मेंटेन रहेगा, ना ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा। तो हमने 13 सेट में तो एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराया है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन निकाल के। आज इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा लाए है जो रिपीट कर सकता है, तो हमने कहा कि चलो ला के रख देते हैं यहाँ। आप ये नहीं कहिए कि मेरे कॉपी में नहीं था और आपका एग्जाम में पूछा नहीं, ये सवाल तो आसान था। तो आसान भी आप लिख लीजिए थोड़ा सा। आज के बाद लिखिएगा 9, 25 जून के बाद 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। लिखिए 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 लिखिए। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर अल्जाइमर दिवस। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। बोर्ड पर लिख देते तो फिर मिट कहाँ जाता, अपने खुद मिट जाता है। 28 सितंबर के बाद 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस। उसके बाद 12 अक्टूबर के बाद इतना लिखिए आप लोग, तब तक हम आराम करते हैं। हट जाते हैं, लिखिए। अब इधर साइड में लिख लीजिएगा 20 अक्टूबर विश्व ऑस्टियोप्रोसिस दिवस। सुन के लिखिए आप लोग। 12 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। आए निमोनिया दिवस। 12 नवंबर, चलिए बढ़ते हैं। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। बोलिए साथियों, पूरे साइंस में यदि रोग से संबंधित कोई दिवस होता है तो बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। अब होबो करता है तो आपके काम का नहीं है, अब बोझा काहे आप कॉपी में रखिएगा। जितना होता है उतना लिख लीजिए और उसी को याद कर लीजिए। बस इसको क्या कीजिए जानते हैं, नोट कीजिए कॉपी में और स्टडी टेबल के सामने रूटीन के ठीक बगल वाला पन्ना पर चिपका दीजिए। और जैसा सुबह में कैसे लोग गाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो आप भी यही कीजिए। सूत के उठिए और बस चालू हो जाइए। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। बस आपको याद करना है और किसी को सुनाना है, याद करना है किसी को सुनाना है, याद करना है किसी को सुनाना है। या किसी को कोई रूम में आता है तो उसको कहिए कि पढ़ के सुना तो तंगा सा हमरा। आप मिलाइए कि हमरा याद है कि नहीं है। यदि पूरा याद हो गया तो 1 से 2 नंबर तो आपका इंक्रीज होना तय है, समझे। और हाल में 1 से 2 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है आए, इसको रूटीन में रखें ना।
सबसे तेज ध्वनि होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में, और एक वर्ड हम लिखते हैं कि इसके बाद होता है प्लाज्मा में। अब पूछिएगा काहे लिखे, हम सारा किताब में यह 3 गो देखे हैं, आप तो चौथा काहे लिखा दिए। तो हमारा से एगो एग्जाम था एसएससी ले ले, उसमें पूछले था कि बताइए कि ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा में किसमें सबसे ज्यादा सबसे कम ध्वनि किसमें गति करता है। ऐसा सबसे कम तो निर्वात में करता है, ये बात आपको पता है, ताकि शून्य करता है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में निर्वात नहीं था, यह 4 गो जो है आके बैठल था। तो एकरा तो छाड़ दिए क्योंकि सबसे ज्यादा होता है, एकरा बाद ए में होता है, तब ए में, तब इसमें। तो यहाँ पूछा है सबसे तेज तो ठोस में, सबसे कम तो निर्वात में, और निर्वात ऑप्शन न रहे तो प्लाज्मा अगर ऑप्शन में है तो देख के ढूंढ के मुआ दीजिए, ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 4, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, याद रहेगा आप लोगों को। बोलिए, इस टाइप का सवाल पूछता है आपको। एक बात बताते, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये होता है दाब का मात्रक, या यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक, या प्रतिबल का मात्रक। दाब, यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज और बताते हैं आपको, 1 जूल पर सेकेंड, बताइए किसका मात्रक होगा। 1 जूल पर सेकेंड किसका मात्रक होगा, जल्दी बताइए आप लोग। बारिश आने वाला है क्या, बारिश आने वाला है, हाँ? पक्का 1 जूल पर सेकेंड, बताइए जल्दी। ऊपर जूल है, नीचे सेकेंड है। जूल किसका मात्रक होता है, अरे जूल होता है कार्य का मात्रक, और सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का। और कार्य में समय से भाग देंगे तो शक्ति, तो शक्ति का ऐसा मात्रक होगा 1 जूल पर सेकंड, जिसको वाट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको वाट भी कहते हैं, वाट। कोई दिक्कत, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते आप लोग, कैसे होगा एग्जामिनेशन हॉल में। बैठे, सॉरी बैठे कहते हैं, चले आगे बढ़े। ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते ना आदत पड़ गया है, बैठे बहुत बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होता कब है, जब वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। क्या, जब वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तब अम्लीय वर्षा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों बदनाम है, एकरे चक्कर में होता है। किसके चक्कर में होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के। अगर ए नहीं होगा ऑप्शन तो ए मारिएगा, SO2 और प्लस NO2, ए वाला मारिएगा। 2 बातें एक्स्ट्रा बताते हैं जो एग्जाम में छपता है बार बार। एक होगा है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर, और एक होता है भाप अंगार गैस। इसमें भी CO, इसमें भी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे विषैला पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें N2 होता है और इसमें जो होता है H2 होता है। चलिए तो सवाल है 6, निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, और इसी बीज से निकल के बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। हिल्ली और पल्प का तो मेटन यहाँ है भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल पे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है यूरेनियम 235 परमाणु ऊर्जा में, आयोडीन 131 होता है ग्वाइटर रोग थायराइड ग्रंथि में,
थायराइड ग्रंथि में। कोबाल्ट-16 होता है कैंसर के उपचार में। और यूरेनियम 238 भी होता है परमाणु विखंडन में। बढ़े आगे, तो बता दिए। और इस टाइप के क्वेश्चन सेट नंबर 8 या 9 में हमने पूरा शेड्यूल्ड वे में लिखा दिया था। आप लोग कॉपी पलट के देखिए, पीछे आपको मिलेगा। छपता है एग्जामिनेशन हॉल में, आता है ये सब टोटल क्वेश्चन। आज का टोटल क्वेश्चन बिहार फायरमैन 28 तारीख का शिफ्ट का है, 2019-20 का टोटल क्वेश्चन 20 का है। अब क्वेश्चन का रेंज देख लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि साइंस कितना अच्छा पूछता है। और साइंस में आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, भरोसा कीजिए। जितना सेट हम आपको करा रहे हैं, आप पूरा इत्मीनान से बैठ के पढ़ जाइए। भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज भरोसा होती है, समझे। सबसे बड़ी चीज क्या होता है? भरोसा होता है। चलिए, शायरी देख रहे थे, बोलेंगे देख के, याद नहीं है। शायरी वायरी ना हमको याद नहीं होता है, खाली कॉपी कलम के बात कहिए ना, याद कर लेंगे सारा कंटेंट। ये मन जो है ना, ये कभी जो है उस टाइप की चीज नहीं खोजा, तो हम इसको केवल ज्ञान देते चले गए, लो तो उससे सेटअप जो है भरा हुआ है, समझे। चलिए, सवाल नंबर 7 के बाद 8। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन नहीं लिखा हुआ, न्यूटन ऐसे होगा, ये लिखा प्यूटन मीटर। ये न्यूटन का छोटका चच्चा प्यूटन मीटर। और टाइप करने वाला ना बिहार में बंद है, एकरा पता ना कहाँ से मिल जाता है। एकदम मतलब जो है कहीं ना कहीं से ढूंढ के पहले 2 गिलास लेगा और तब टाइप करना स्टार्ट करता है। और लिखने का न्यूटन तो लिख दिया प्यूटन, देते लिखने के लिए हड्डी तो टाइप करेगा चड्डी, ठीक ना। चलिए, तो ये जो है ये नहीं है, बाकी तीनों जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। 9, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। आहार नाल जो है ना, ये मुंह से गुदा तक है, माउथ से एनस तक आहार नाल है। अब एक बात बता देते आपको पाचन के बारे में कि पाचन कहां से कहां तक। तो पाचन अपना होता है मुख में सबसे पहले, उसके बाद होता है आमाशय में, उसके बाद होता है छोटी आंत। छोटी आंत में एक बात याद रखिएगा, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में, नोट लिख लीजिएगा, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है? तो जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। अब तीसरा बात आपको लिखते हैं उत्सर्जन अंग। ये सवाल पूछा हुआ है, उत्सर्जी अंग। अपने शरीर में 5 उत्सर्जी अंग है जो शरीर से उत्सर्जित करता है कोई चीज। पहला तो आप लोग देख रहे हैं त्वचा, इससे पसीना निकलता है, तो लिख लीजिएगा त्वचा। आप लोग दूसरा आइए फेफड़ा, फेफड़ा से श्वसन निकलता है CO2। तीसरा है आपको किडनी, पेशाब छानता है और बाहर फेंकता है। किडनी ऑप्शन में ना देगा तो गुर्दा देगा, अगर गुर्दा नहीं देगा तो आपको एक चीज और देगा, विक्रक देगा, विक्रक। ये सब इसी का नाम है किडनी का हिंदी में। क्या हो गया? 1 2 3, हम बोले थे 5, तो अब कौन कौन बचा? त्वचा, फेफड़ा, किडनी, हृदय नहीं, हृदय नहीं होता है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। हृदय नहीं होता है। हाँ, बड़ी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत उत्सर्जन अंग नहीं है, बड़ी आंत। यहाँ भी नोट करके लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा, छोटी आंत उत्सर्जी अंग नहीं है,
उत्सर्जी अंग नहीं है। यही पूछे हुए था सवाल रेलवे में। रेलवे में यही सवाल पूछे हुए था कि कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो छोटी आंत उत्सर्जी अंग नहीं है, और बड़ी आंत में खाना का पाचन नहीं होता, ठीक ना। एक है लीवर, यकृत। चलिए बढ़े आगे। एक चीज और लिखिएगा आप लोग, जब ज्ञान है ये हमारे पास तो हम दे देते हैं। एक सवाल पूछता है आपसे, संवेदी अंग कहाँ लिखे, यहाँ लिखिए। संवेदी अंग मतलब कौन कौन सा शरीर का अंग जो है संवेदना व्यक्त करता है, मतलब हमको एहसास दिलाता है। जैसे आंख, कोई चीज को देखते हैं तो संवेदना व्यक्त करता है, ये भी 5 है। आंख, नाक, सूंघते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये चीज है। गंदा नाली के कीड़ा है, नाली का महक है, कि मिठाई के रस के महक है, कि पनीर के महक है, तो ये नाक करता है काम। आंख देखते हैं अच्छा है कि बुरा है, रात है कि दिन है, तो ये संवेदने ना है। आंख, आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह नहीं, जीभ। जीभ ये टेस्ट लेता है, खट्टा है कि मीठ है, कि नमकीन है, कि तितैना है, कि करवाहट है, कि नमकीन है, कि विषैला है, नहीं कसैना, कसैना ना। तो ये जो है ये कौन करता है, जीभ करता है। उसके बाद संवेदी अंग है त्वचा। त्वचा जैसे इसमें कोई सटता है तुरंत हमको पता चल जाता है, अरे ये कोई सट गया, ये भी संवेदी अंग है। तो आंख, नाक, जीभ, त्वचा। एक और बचा, आप लोग बताओ जल्दी क्या बचा, क्या बचा। आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया। आंख, नाक, कान। कान छूट रहा है, कान। कान से जो हम लोग सुनते हैं तो कैसे पता चलता है ये आयुष है कि लड़का है कि लड़की है कि दादा है कि चाची है। तो कान भी एक संवेदी अंग है। तो 5 को आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कान, ये सब संवेदी अंग है। कौन सा अंग है, संवेदी अंग है। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, आभासी तो होगा ही, सीधा ये भी ठीक है। अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बोला तब होगा अवतल दर्पण, नहीं अवतल दर्पण नहीं। अत्यधिक छोटा बोला है तो उत्तल दर्पण। देखें हम एक बात बताते हैं आपको, एक है अवतल दर्पण, एकदम क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। आज के बाद जो है अब लफड़ा नहीं मिलेगा आपको। आज के बाद इसका जो है पोस्टमार्टम एकदम तय है। अभी के बाद फिर आपको प्रॉब्लम ये नहीं होना है। बस कुछ नहीं कीजिए, आप कॉपी को बार बार रिवीजन कीजिए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। अवतल दर्पण में सारा दर्पण में जो है, कथी नाम है, काटो तो फोन। अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में आपको बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक। काल्पनिक के बाद बनेगा कल्पना, कैसा होता है, सीधा। और अवतल दर्पण में बनेगा बड़ा, इसमें भी काल्पनिक, इसमें भी सीधा लेकिन छोटा, इसमें भी काल्पनिक, इसमें भी सीधा लेकिन समान। चलिए क्लियर। अब आता है लेंस में। अब आइए लेंस में, पहले इसको नोट कीजिए, लेंस में आइए, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब यही चीज लेंस में आइए। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस। देखिए अवतल लेंस बोलेगा सब में काल्पनिक,
काल्पनिक चाहे वास्तविक, स्थिति पे डिपेंड करेगा। सीधा चाहे उल्टा भी बन सकता है, लेकिन बनेगा वस्तु से हमेशा छोटा। क्या बनेगा? छोटा। उत्तल लेंस में भी वही हाल है, काल्पनिक चाहे वास्तविक भी, स्थिति पे डिपेंड करेगा। उल्टा चाहे सीधा, उल्टा चाहे सीधा, लेकिन बनेगा बड़ा। इसमें भी वही हाल है, काल्पनिक या वास्तव नहीं, काल्पनिक समतल लेंस में काल्पनिक बनेगा, और कल्पना कैसा होता है? हमेशा सीधा, और ये बनेगा वस्तु के समान। अब के बाद दिक्कत नहीं होगा, अब के बाद आपको यहां से दिक्कत नहीं होना है, आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, चलिए सवाल लेके बढ़ते हैं 11। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले विकिरण से पृथ्वी की वाली सुरक्षा करती है, तो ये करती है पराबैंगनी से। पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए जो है ओजोन समताप मंडल में बैठा है कुंडली मार के, जिसको O3 बोलते हैं। बहुत सारे सेट में हम इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे सेट को देखिए, वहां आपको मिलेगा मेरे, और उसको याद कर लीजिए। नहीं, और पूरे एनर्जी लगा के पढ़िए। संपृक्त प्राकृतिक गैस, या इसी को बोलते हैं बायोगैस। इसमें मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। गैस लाइटर जो देखे, गैस लाइटर, उसमें ब्यूटेन होता है। आपको बता दें मेथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है? धान के खेत में, उसके बाद आपको हम बता दें दलदली क्षेत्र में, कोयला के खान में, जानवर जब जुगाली करता है, जानवर जब जुगाली करता है बाघुर, तो फेनमा जो निकलता है उस समय मेथेन गैस भी निकलता है। ऐसे बहुत जगह पाया जाता है। आप मेरी नॉलेज पे शक नहीं कीजिए, लेकिन हमने उस डाटा को लिखा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ज्ञानी बनना है नहीं ना, आपको उतना ज्ञान चाहिए जिससे एग्जाम निकल जाए, नौकरी हो जाए, वर्दी पहनिए और चल जाइए ड्यूटी पे। एक्स्ट्रा काहे का जानना, एक्स्ट्रा काहे का जानना, उतना समय नहीं है अपने पास। नहीं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, हक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इतनी गर्मी में शूट हो रहा है कि बोल ही नहीं निकल रहा है मेरा, व्यवस्था से हम तंग हैं, फिर भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों का प्यार मिले हमें, क्योंकि हम प्यार का बहुत भूखे इंसान हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? आप सब लोग जानते हैं हॉलमार्क जो है ये ज्वेलरी में होता है, और कृषि उत्पाद में होता है एग मार्क, एग मार्क। और पर्यावरण की बात करेगा तब लिखेगा इको मार्क, इको मार्क। और आपको एक चीज बता दे, ISA ये होता है BIS, और एक होता है ISO, इंडियन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। तो ये 6 जनवरी 1947 में संस्था बना था भारत में, अब बंद हो गया, अब उसके जगह पर BIS चलता है।
आप देखे होंगे जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है ISI। हेलमेट के पीछे देखिएगा, हेलमेट के पीछे बाइक चलाते हैं तो हेलमेट के पीछे देखिएगा लिखा ISI। मतलब वह जो है हेलमेट के क्वालिटी के बारे में बता रहा है। अब ये ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 109 देश शामिल है और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर है ना। ये सब क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी बताता है। हॉलमार्क लागल है तो ज्वेलरी का क्वालिटी ठीक ठाक है। एक मार्क लागल है तो कृषि उत्पाद का जो खाने वाला चीज है, जैसे मैगी आता है आपके घर में, बिस्किट आता है, उस सब में 1 मार्क होगा। चावल दाल जो आप लोग लाते हैं मार्केट से खरीद कर, उस सब में 1 मार्क होगा। और पर्यावरण से संबंधित कोई काम कीजिएगा तो उसमें होगा इको मार्क। क्या होगा? आगे बढ़े। और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में BIS। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर अगर अधातु बोला है, ध्यान से देखिए, अधातु तब मारिएगा ब्रोमीन, धातु बोलेगा तब पारा। और आपको बता दे कि सीजियम या गैलियम दो ऐसा धातु है जो हथेली पर पिघल जाता है, हथेली पर पिघल जाएगा, ठीक ना। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। या इतना मुलायम है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके बाद आपको एक बात बता, सबसे भारी धातु तो ये सीजियम O5। सबसे हल्का धातु ये लिथियम। आवारा तत्व यह हाइड्रोजन। ऋणात्मक तक सबसे ज्यादा ऋणात्मक क्लोरीन। इतना बात है, आप लोग धातु के बारे में याद रखिएगा, और भी है सवाल लेकिन ये सब ज्यादातर रिपीटेड हुए हैं। 15 मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड द्वारा। मेरी रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड द्वारा। केला का pH मान होता है 5.2। 7 pH मान होता है आशुत जल का। मतलब वर्षा के जल। और वर्षा के जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। अब आप देखिएगा तो कहिएगा कि लिखे है कि वर्षा का जल विद्युत का कुचालक होता है, तो आप लोग क्या करोगे, जाओगे 2 तार लेकर करंट लगाने का कोशिश करोगे कि इसमें करंट नहीं लगेगा। आपको एक बात बता देते हैं, ऐसा ना कि मर जाइएगा आप लोग, सही जानकारी लीजिए। देखिए वर्षा जब होता है तो जो प्रथम बारिश होता है तो वायुमंडल में धूलकण होता है, तो धूलकण उस बारिश के साथ नीचे आता है तो वह पानी गंदा हो जाता है, तो वो वर्षा का अशुद्ध जल नहीं है, वो साफ जल नहीं हुआ। तब उसमें करंट लगाइएगा तो करंट जाएगा, चाहे कम ही जाएगा, उसका प्रतिरोध भले ही अधिक हो लेकिन करंट जाएगा। लेकिन बारिश अगर 2-3 दिन से लगातार हो रहा है तब उसका पानी अगर आप स्टोर करते हैं तो उसमें करंट लगाइएगा तो फिर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि वर्षा के पानी का pH मान 7 होता है, यह अशुद्ध जल है, विद्युत का कुचालक है। समझे? ऐसा ना कि बारिश होगा जाइएगा कटोरा में लोक लीजिएगा पनिया बा और 2 लाइट लेके जाइएगा, कहिएगा कि चेक करते हैं तंगा सा कि विद्युत के कुचालक है सुचालक। हाँ, अब 2 तार सटा लीजिएगा, 2 तार अपना कलेजा में सटा लीजिएगा और चल जाइएगा राम नाम सोत। ठोकेगा तो पक्का लंबा कर देगा, 3 हाथ बढ़ा देगा। समझे?
तो तनका सा होशियारी वाला काम कीजिएगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा फिजिक्स फिजिक्स विजिक्स लगाने न चल जाइएगा, ठीक ना। चलिए 16 के बाद आपको बता देते कि इसमें अगर पीएच मान से सवाल अगर पूछेगा तो 3 सवाल बना सकता है एग्जामिनर। पहला ये पूछ सकता है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, वर्षा जल, या इसी को बोलेगा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो पूछिएगा तो 5.5 से कम। दूसरा ये पूछ सकता है दंत क्षय, दंत क्षय या मुंह का पीएच मान, तो ये भी 5.5 से कम। और नहीं तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपको, वर्षा जल हो गया, दंत क्षय हो गया, ये 2 का सवाल बहुत भारी भरकम में पूछा जाता है, सबसे अधिक बार पूछा गया है। उसके बाद ये भी सवाल पूछा गया है बार बार, और एक पूछेगा रक्त का पीएच मान, रक्त 7.4, ये ही सा सवाल पूछा गया है बार बार। ऐसे आपको सेट नंबर 7 या 8 में पीएच मान का पूरा पोस्टमार्टम चित्रा चित्रा किए हुए, आप लोग जाके देखिए ना पूरा। अगर आप पहला दिन है तो आप लोग सेट नंबर 1 से चालू कीजिए और सेट 1 2 3 4 करके पूरा सेट देख जाइए। 100% सवाल यहीं से बनेगा, लिख के देते हैं, क्योंकि अभी तक जितना एग्जाम हुआ है हमने स्क्रीनशॉट करके सोच रहे थे लगा दे, सब क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। बहुत खोज के निकाल के तब आप लोगों के बीच लाते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, ठीक ना। भरोसा रखिए, उम्मीद है कि आप लोग जो है साथ दीजिएगा और हम आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है, गैर अपचायक, सुक्रोज, ग्लूकोज अपचायक है, माल्टोज क्या होता है भाई, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज मिला दीजिए तो बनेगा माल्टोज। सुक्रोज क्या होगा, ग्लूकोज में फ्रुक्टोज मिलाइए तब बनेगा सुक्रोज। बढ़ जाए, एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टस का एक कारखाना होता है, उसमें काम करने वाला जो भी लोग होते हैं वो फेफड़ा रोग से संबंधित हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा हुआ है, पूछा जाता है बहुत बार। इसमें और सारा डाटा लिखा दे क्या, बहुत सारा डाटा आता है, जैसे सिडोरिस रोग हो जाता है, बोलिए ना। चलिए दिखा देते हैं, क्या करें, दिखा दे, चलो ठीक है तो लिखाइए देते हैं। लिखिए, कोयला के धूलकण, कोयला के धूलकण, इससे रोग होगा आपको एंथ्रेकेसिस, एंथ्रेकेसिस पूछा जाता है। ये सब कोयला के धूलकण से, जो आदमी कोयला के कारखाना में काम करता है वह एंथ्रेकेसिस रोग से जो है परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। दूसरा आपका सिलिका, कांच के फैक्ट्री में जो काम करता है उस सिलिकेसिस, सिलिकेसिस रोग से पीड़ित हो जाता है। लोहे के कण, लोहा के फैक्ट्री में अगर आप काम कीजिएगा तो आपको रोग होगा सिडिरोसिस। अगर आप गन्ना के धूलकण चाटते हैं तो अब आपको रोग होगा बेगासोसिस।
और अगर 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 आप कपास के खेत में काम करते हैं तब होगा आपको निसी नोसिस। ऐसे कपास वाला बहुत कम पूछा गया, ये सब पूछा जाएगा। आप 5 याद रखिए ना, 1 2 3 4 5, एस्बेस्टस वाला ये 3 4 जगह पूछा गया है, इसलिए हम आपको सवाल लाए हैं। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके जीवन के कारक के बारे में सही नहीं है? हैजा इन्फ्लुएंजा के वजह से थोड़े होता है। टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम के वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के वजह से होता है, एड्स HIV रोग है। लेकिन हैजा थोड़े ना, हैजा तो जीवाणु के वजह से होने वाला रोग है। चलिए 20, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन करेंट चैप्टर से कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे हम आप लोगों से। इसलिए आज सवाल जो है 20 क्वेश्चन होबे करता है हर बार, तो कम कहाँ है, 20 क्वेश्चन है क्या साथी? 20 क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट अगर होगा तो वह आवेश उस बिंदु पर स्थित कूलम का स्थितिज आवेश क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा आवेश गुने वोल्ट, आवेश गुने वोल्ट। यानी E इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं Q गुने V, कहीं ना कहीं तो होबे करेगा। चलिए आज हमारी आपकी 20 क्वेश्चन हुआ समाप्त। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं, इसलिए मतलब जो है पूरा मन में नहीं थे, मूड में नहीं थे। सेट नंबर 14 में फिर हम बेहतरीन एनर्जी के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। थोड़ा सा हरासमेंट है हमारे अंदर, चैनल पर आप लोग रेगुलर विजिट कीजिए, सेट को लिखते चले जाइए, उसको याद कीजिए। खूब मन लगा के पढ़िए आप लोग, और आशा है आप लोग में से कोई ना कोई सिलेक्शन लीजिएगा। मेरा मेहनत बेकार मत जाने दीजिएगा, ठीक ना? ओ कहते हैं ना कि सोच तो सब लेता है, पूरा बहुत कम लोग करता है। तो सोच के बैठ जाने से तो पूरा नहीं होने वाला है, तो सोच के बैठिए मत, समझे? और अगर आदतें खराब है तो जितना जल्दी हो सके उसे अच्छा में बदलिए। समय का चक्र जो है ये सबके लिए चलता है, और ये जो चक्र है ये तो बदलेगा एक न एक दिन। यदि आप आज समस्या में है, परेशानी में है, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करके देखिए, एक न एक दिन आप अच्छा में आ जाइएगा। हम लोग भी कोई अच्छा बेहतरीन परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है, हर दिन मेहनत करते हैं। नहीं कहते हैं कि बूंद बूंद अगर हर दिन बारिश हो जाए तो बड़ा से बड़ा जलाशय भर जाता है। तो मेहनत भी इसी प्रकार के है। अब एक दिन आप 16 घंटा पढ़ लीजिए और 4 दिन सोए रहिए, अरे पढ़े थे ना उस दिन 16 घंटा। मेहनत देखिए, सफलता का 3 ही राज है। एक तो हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्किंग। दूसरा है डेली वर्किंग, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूटी नहीं तोड़ सकते आप। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर मिलना चाहिए और उस अवसर में आप हिस्सा लीजिए। जैसे वैकेंसी आता है तो आप उसमें फॉर्म भरिए, ये नहीं कि इस बार नहीं भरते, इस बार तैयारी नहीं, अगला बार में भरेंगे। ठीक है, भर के दे दीजिए एग्जाम, अगला बार में जीतने के लिए तैयारी कीजिएगा, इस बार बैठने के लिए जो है जाइए। नहीं कहते हैं कि पहले हम कंपटीशन जो है समझने के लिए देते थे, अब निकालने के लिए देते हैं।
तो अभी आप लोग कंपटीशन को समझिए, ये रणभूमि का जो चक्रव्यूह है इसको समझिए, फिर निकालने का कला आप खुद सीख जाइएगा। और आपसे लोग पूछेंगे बताओ कैसे तैयारी करें जो मेरा भी हो जाए, समझे? तो आप पहले क्या कीजिए, हो नजदीक जाइए, उसके बाद वहां से देखिए स्थिति, फिर अपना अनुभव ऑब्जर्व कीजिए, फिर लोगों में शेयर कीजिएगा। अब अभी छुरछुरी छोड़ रहे होंगे कि इस बार हमारे बिहार पुलिस हो रहा है, इस बार हमारा दरोगा में हो रहा है, रेलवे इस बार हमारे हो गलक, तो बाद में बुड़बक बनाएगा बहुत लोग, तो छुरछुरी नहीं छोड़ा, समझ गए? चलिए मिलेंगे कब? अगला सेट में। मोटिवेशनल स्पीच हमने बोला है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि हम आपके सामने खड़ा है, एक ऐसा लड़का जिसके घर में पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं है, वो लड़का आज यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज पढ़ा रहा है, कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, निकाल रहा है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? हम तो सीधा समझते हैं कि हम खुद एक मोटिवेशन है। आप मुझे देख लो, मेरी स्थिति को पढ़ो, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। क्या जरूरत? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।